गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी को कैलकुलेट करा था और ये मानकर करा था कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो एक दृढ़ घूर्णक की तरह से, यानी कि एक रिजिड रोटेटर की तरह से काम कर रहा है और जो स्पेक्ट्रा के बीच की दूरी है वो निश्चित होती है, यानी कि 2b के बराबर होती है। अब आज लेंगे कि यदि मान लें कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो रिजिड रोटेटर की तरह से ना होकर एक नॉन रिजिड रोटेटर की तरह से काम करे, तब फिर उसके लिए एनर्जी क्या होगी। तो द नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के जब घूर्णन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को देखने से ये पता चलता है कि जो दो पास पास की स्पेक्ट्रम लाइन के बीच की जो दूरी है, जो निश्चित दूरी है, वो जे के जब लोअर वैल्यूज़ होती है, शुरुआत की जे के 0, 1, 2 से शुरुआत की जब जे की वैल्यू होती है, तब तो ये दूरी स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की दूरी निश्चित होती है, यानी कि समान दूरी पर स्थित होती है। लेकिन जे की हायर वैल्यूज़ के लिए इनकी दूरी कम होती चली जाती है, अर्थात जैसे जैसे जे बढ़ता जाता है बी की वैल्यू, यानी कि दोनों स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की दूरी कम होती जाती है। तब उसका कारण दिया गया कि जब जे की वैल्यू बढ़ जाती है तो हायर वैल्यूज़ पर, जे की हायर वैल्यूज़ पर रोटेशन का जो रेट है, या हम कहें रोटेशन की जो गति है, वो भी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जब गति बढ़ जाएगी तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रेचिंग आ जाती है, और स्ट्रेचिंग का मतलब हुआ कि उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या अंतर्नाभिकीय दूरी भी बढ़ जाएगी। जब r बढ़ जाएगा तो I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि I इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। तो मतलब स्वाभाविक है कि J के उच्च मानों पर उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में मॉलिक्यूल एक रिजिड रोटेटर नहीं रह जाएगा, बल्कि एक नॉन रिजिड रोटेटर बन जाएगा। यानी कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का मॉडल इस तरह का होगा जिसमें दोनों एटम को एक मासलेस स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ मान सकते हैं। यानी कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का क्या होगा, लगातार मूवमेंट होता रहेगा। यानी कि अब ये जो बॉन्ड है वो एक रिजिड नहीं है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो एक रिजिड रोटेटर की तरह से काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक नॉन रिजिड रोटेटर की तरह से काम कर रहा है। तो ऐसे केस में, यानी कि नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल के लिए जो घूर्णन ऊर्जा है उसके लिए फॉर्मूले में चेंज आएगा। पहले ई जे बार कब आता था, जब हम HC से डिवाइड करते थे, और HC से डिवाइड हम वेव नंबर के रूप में जब प्राप्त करना है हमें एनर्जी को, तब हम HC से डिवाइड करते थे। तो पहले जब डायटोमिक मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर की तरह से काम करता था तो ये केवल हमारा फॉर्मूला था BJ+1। लेकिन जब नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल की तरह से काम कर रहा है तो ये एडिशनल टर्म यहाँ पर आ गया है विथ माइनस साइन, यानी कि अब EJ बार इज इक्वल टू EJ/HC इज इक्वल टू BJ+1 माइनस DJ स्क्वायर J+1 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स क्योंकि वेव नंबर के रूप में हमने ले लिया है। यहाँ पर आपको मालूम है B क्या था, रोटेशन कांस्टेंट था, घूर्णन स्थिरांक था, और D सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, यानी कि अपघूर्णी विकृत स्थिरांक कहते हैं। और D की वैल्यू है 4b³ μ0 और μ0 क्या है, कंपन की आवृत्ति, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी।
अब एक चीज़ देखिए, जो ये डिनोमिनेटर में न्यू नॉट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बी से, यानी कि जो घूर्णन स्थिरांक उससे। अब यदि ये वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। अब मान लीजिए रिजिड मॉडल हो या नॉन रिजिड मॉडल हो, डेल्टा जे तो +-1 ही होगा। जो सिलेक्शन रूल है वो क्या होगा, +-1 ही रहेगा। अब मान लो यहाँ पर यदि फिर ट्रांजिशन हो रहा है जे से J+1 में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट स्टेप में यदि संक्रमण हो रहा है, तो फिर हम वही जो एनर्जी चेंज क्या होगी, जे से J+1 में जा रहा है तो ये क्या होगा, E बार J+1 माइनस EJ बार J। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका था वो क्या था, देखिए फॉर्मूला है BJ J+1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, B J की जगह हम क्या लिख देंगे, J+1, और फिर आगे J+1 और था तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, J+1+1। देखिए फॉर्मूला क्या था जो अभी हमने पीछे देखा, ये फॉर्मूला था। अब चूँकि ये हायर लेवल है तो यानी कि जहाँ जहाँ पर J है वहाँ पर हमें J+1 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने लिखा है, B के बाद हमने J की जगह, ये J है ना, तो J की जगह हमने यहाँ क्या लिखा है, J+1, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, E बार J+1 की वैल्यू है। उसके बाद विद इन ब्रैकेट J+1 है, ये देखिए। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, J की जगह J+1 और +1 एज इट इज़, माइनस D, तो माइनस D, और फिर ये क्या है, J², तो J² यहाँ पर क्या होगा, J+1 का स्क्वायर, और विद इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, J की जगह J+1 और +1 ऐसे ही आ गया और स्क्वायर। तो ये तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई इसकी। ना ये वैल्यू जो हमने अभी पीछे दी है वो एज इट इज़ ये लिख दी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 2B J+1। ये आपको याद करना होगा क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे इनको सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा।